गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज अपन करेंगे क्लास 10 का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको ये मैं आइडिया दूंगी कि कैसे आएगा पेपर आपका एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है बच्चों, ये आपके 80 नंबर का आएगा, जिसमें आपको समय मिलेगा 3 घंटे और 15 मिनट। ये पेपर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने ये माइंड बॉन्ड से लिया है। ठीक है बच्चों, इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे और आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो मैं पहले से ही आपको प्रैक्टिस करा देती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक है, तो अपन पहले ही स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, मानव में फुस्फुस या फेफड़े किस तंत्र का भाग होते हैं? तो वो कौन सा भाग है जिसमें अपन फेफड़ों को यूज में लेते हैं? तो आप सबको पता है फेफड़े कौन किसका काम करते हैं? श्वसन का। किसका काम करते हैं? श्वसन। तो इसका आंसर क्या होगा? श्वसन, जिसको आपको एग्जाम में इधर लिखना होगा से। ठीक है, और ऐसे लिख के आना है। ठीक है, और फिर सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? देखो बच्चों, फर्स्ट है इंसुलिन, ये एक मानव हार्मोन होता है। दूसरा थायरोक्सिन है, ये भी नहीं होता है, ये भी मानव हार्मोन है। एस्ट्रोजन भी मानव हार्मोन होता है, पर ऑक्सिन होता है, वो एक पादप हार्मोन है। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? द। कौन से वैज्ञानिक को आनुवंशिकता का जनक कहते हैं? तो वो कौन से वैज्ञानिक थे बच्चों? मेंडल। कौन से थे? मेंडल। आपने इस चैप्टर को आनुवंशिकता वाले पार्ट में पढ़ा था। फिर है, किस रसायन का उपयोग अपन फोटोग्राफी में पढ़ते हैं? इस पॉइंट को मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था आपको कि सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड होते हैं, उनका उपयोग अपन फोटोग्राफी श्याम फोटोग्राफी में करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है बच्चों? तो इसमें आप सबको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट और उसके साथ क्या होता है बच्चों? हाफ H2O। ये चीज़ याद रखना, आप कभी कभी ये गलती कर लेते हो। ये देखो फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपको कंफ्यूजन के लिए 2H2 लिखो, बच्चे इसको ध्यान से नहीं देखते और टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, जबकि सही उत्तर क्या है? ब, क्योंकि इसमें कितना लिखा हुआ है? हाफ H2O। जल के कितना अणु होता है? आधा होता है। इस कारण आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ब। फिर है, निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस है? सबसे लास्ट 18 नंबर ग्रुप में ये गैसें आती है। ठीक है, मैंने इनको जब पढ़ाया था तब टेक भी बताई थी। हे नील, आरती कर, ध्यान रहेगा, इसमें 5 है आती है। ठीक है, 5 होती है। ठीक है, तो इसमें से वो कौन सी गैस आ रही है आपकी? हीलियम। हीलियम आपकी कौन सी गैस होती है? उत्कृष्ट गैस होती है। किस प्रकाशीय घटना के कारण पानी में रखी सड़ अपन को मुड़ी हुई दिखाई देती है? तो वो कौन सी घटना होती है बच्चों? अपवर्तन। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? द। स्वस्थ नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो बच्चों आप सबको पढ़ाया था मैंने, दृष्टिपटल पर। आँख की कौन सा भाग होता है? वो दृष्टिपटल। फिर है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चों? जूल नहीं, वॉट होता है क्या? हाँ, यस। तो इसका आंसर क्या हो गया? वॉट। फिर है, निम्न में से कौन सा नवीनीकरण संसाधन है? नवीनीकरण का मतलब जो कभी समाप्त न होने वाला है। तो देखो बच्चों, फर्स्ट आंसर है सौर ऊर्जा, ऑप्शन है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा हमें कभी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, इस कारण ये कैसा संसाधन हो गया? नवीनीकरण संसाधन। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? फिर है, निम्न में से कौन आर्य श्रृंखला का निर्माण करता है? मतलब एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, तो देखो, घास, गेहूँ। क्या घास को गेहूँ खाता है? नहीं, कट गया ये ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, घास। घास को बकरी खाती है क्या? हाँ बच्चों, बकरी के जो उत्पाद होते हैं क्या अपन उसको यूज़ करते हैं? यस। तो इसका आंसर क्या हो गया? ब। फिर है, टिहरी बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? बच्चों ये हमारी गंगा नदी पर बना हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अब आपके 12 क्वेश्चन तो ये आएंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिर रहेंगे आपके सेकंड क्वेश्चन आएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ये आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने इसकी मेरी एक एप्लीकेशन है, उसका लिंक मैंने आपको दे रखा है। ठीक है, क्यूज वर्ल्ड, तो आप उस पर जाके सर्च कर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, और मैंने इसका लिंक भी दे रखा है इस मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आप उससे डायरेक्ट क्लिक करके रोज़ 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ताकि आप एग्ज़ाम तक आए तब तक आपके पूरे चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। ये 12 नंबर फिक्स हो जाएंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, जिसमें पहला आया है, कार्बन कार्बन एकल बंध युक्त यौगिक क्या कहलाते हैं? ये बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था, जब चैप्टर पढ़ाया था फोर्थ, उसमें कि कार्बन और कार्बन के बीच अगर एकल बंध होता है तो उसे तो अपन क्या कहते हैं? एल्केन। जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो इसे बच्चों अपन क्या कहते हैं? एल्कीन। क्या कहते हैं बच्चों? एल्कीन।
कार्बन और कार्बन के बीच जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तब अपन इसे क्या कहते हैं बच्चों, एल्काइन। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखना। इसमें ये पूछा गया है कार्बन और कार्बन के बीच जब एकल बंध होगा तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, तो क्या कौन से यौगिक कहलाएंगे, एल्केन। परमाणु के किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का बच्चों सूत्र क्या होता है, 2n²। क्या होता है, 2n²। जब दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य होते हैं उनके मध्य जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, सिनेप्स। क्या कहते हैं, सिनेप्स। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सिनेप्स। फिर चौथा है कि ए और बी को पहचानना। ये आपको एक अभिक्रिया दे रखी है, उसमें बोल रखा है ए और बी क्या है। आप सबने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ी है, जिसमें क्या होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 और साथ में क्या होता है, जल। ये जब क्रिया करते हैं तो इसकी क्रिया करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, तो आप सबको पता है सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, ठीक है। और साथ में क्या होना चाहिए, पर्णहरित। पत्तियों में पाया जाने वाला क्या होना चाहिए, पर्णहरित। तब जाके ये अभिक्रिया पूरी होती है और क्या बनता है आपका, ग्लूकोज। और साथ में क्या बनता है बच्चों, ग्लूकोज के साथ क्या निकलेगी, ऑक्सीजन गैस, जो अपनी प्राणवायु है, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। फिर है ये आपको सिंबल दे रखा है प्लस, फिर ये लाइन, बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन और नेगेटिव थे। उपरोक्त चित्र में प्रतीक चिन्ह किसको बता रहा है, तो ये मैंने प्रतीक चिन्ह भी बताया था आपको। तो ये किसको बता रहा है, विद्युत सेल को। किसको बता रहा है बच्चों, विद्युत सेल को। फिर पूछा है विद्युत जनरेटर होता है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है बच्चों, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है बच्चों। अब अपन पढ़ते हैं अति लघुरात्मक प्रश्न। इसमें फर्स्ट आपका प्रश्न है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, नाम में छिपाओ। अवक्षेपण मतलब कोई अभिक्रिया होगी जिसमें एक अवक्षेप बनेगा, ठीक है। तो जब किसी अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में आपको अविलेय पदार्थ बनता है तो वह अविलेय पदार्थ विलयन में नीचे स्थिर हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं अपन, अवक्षेप। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को बच्चों क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे मैंने इसकी अभिक्रिया कराई, जैसे सोडियम सल्फेट है, पेन यूज कर लेते हैं, सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसकी अभिक्रिया कराई मैंने बेरियम क्लोराइड से, इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। जब इन दोनों की क्रिया होगी तो आपका बेरियम सल्फेट बनेगा। ये दोनों एक्वस लेते हैं, ठीक है, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, जलीय विलयन में, ठीक है। ये बेरियम सल्फेट बनता है और साथ में बाहर क्या निकलेगा, जब बेरियम सल्फेट निकल गया तो साथ क्या निकला, NaCl। इसको बैलेंस आप कर देना। ये जो बेरियम सल्फेट होता है ये क्या होता है आपका, अवक्षेप। तो आपको ये उदाहरण भी याद कर लेना, जब आप उदाहरण लिखोगे तो मार्क्स अच्छे आते हैं। ये क्या होता है, एक्वस, ये विलयन बना देगा और ये जो अवक्षेप होगा वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अवक्षेप अभिक्रिया क्या होती है ये मैंने आपको समझा दिया। फिर क्वेश्चन है, उदासीन विलयन के पीएस का मान क्या होता है। आप सबको पता है पीएस स्केल के बारे में आप सब जानते हो, ठीक है बच्चों। पीएस स्केल क्या होती है, ये होती है आपकी पीएस स्केल। इसमें क्या होता है, जो सेंटर होता है उस पर कितना होता है, यहाँ से स्टार्ट होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक तो क्या होता है, अम्लीय। और जो 7 होता है वो आपका क्या होता है, उदासीन। क्या होता है बच्चों, उदासीन पीएस का मान होता है। अब 7 के बाद जो भी होती है 10 तक वो क्या होती है आपकी क्षारीय, तो वो सारी पीएच का मान है, ठीक है बच्चों। ये स्केल आपको याद रखनी है, ठीक है। तो उसने पूछा उदासीन विलयन की पीएच कितनी होगी, तो क्या आंसर होगा, 7। क्या होगा बच्चों, 7। फिर आपका क्वेश्चन, मिश्र धातु के 2 उदाहरण दीजिए। तो मिश्र धातु के 2 उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पे, पित्तल और तांबा, पित्तल और कांचा। बच्चों इसमें आपको पूछा जाता है कभी पित्तल किससे बना होता है, तो आपको याद रखना है पित्तल को कैसे, कौन सी मिश्र धातुएं होती हैं जिनसे ये मिश्र धातु बनती है, 2 कौन सी धातुओं को मिलाकर इस मिश्र धातु को बनाया जाता है। तो आपको याद रखना पिताजी। क्या याद रखोगे, पिताजी। तो पिताजी का मतलब ये ट्रिक है, इसमें क्या होगा, एक तो कॉपर होगा, जी मतलब क्या होगा आपका, जिंक। तो कॉपर और जिंक को मिलाकर क्या बनता है आपका, पित्तल। जो कांसा होता है आपका वो किससे मिलकर बना होता है, कॉपर के साथ आपके क्या होगा बच्चों, टिन। कॉपर और टिन होगा। ये बच्चों आप कॉपी में नोट कर लेना क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं इरेज नहीं कर रही हूँ, आप इसको लिख देना, ठीक है बच्चों। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनानी है आपको। तो आप सबको पता है मीथेन के पास 4
बाह्यतम जो कक्ष होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रत्येक हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एक बंध बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन की। कितने इलेक्ट्रॉन की? 2। तो कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो एक सिंगल बंध बना देंगे। ये कार्बन भी क्या करेगा, ये नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इसका एक इसका, इस तरह 4 बंध बन जाएंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी मीथेन की संरचना। फिर 5वां क्वेश्चन है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी की कोई एक कमी लिखिए। तो सबसे बड़ी कमी थी कि हाइड्रोजन का स्थान उसने कोई निश्चित नहीं किया था, ये सबसे बड़ी कमी है मेंडेलीव की। फिर शरीर का कौन सा शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है बच्चों? तो अनुमस्तिष्क करता है। कौन करता है? अनुमस्तिष्क। फिर नर में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन का नाम लिखिए। तो आपको क्या देना है इसका आंसर? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। फिर पूछा है विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का क्या कार्य है? नाम में छुपा हुआ वोल्ट मीटर वोल्टता को मापेगा। तो 2 बिंदुओं के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसको अपन इससे माप सकते हैं। ठीक है, मीन्स वोल्टेज को मापता है। सर्व चुंबक के सारों और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाना है, तो इस टाइप का आपको चित्र बनाना है। ये दक्षिण ध्रुव, ये उत्तर ध्रुव होता है, ये आपकी चुंबक है जिसमें 2 ध्रुव होते हैं और ये इसकी चुंबकीय रेखा है। आपको ये इसमें डायरेक्शन सही से बनानी है। ठीक है बच्चों। फिर जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण दीजिए। तो जीवाश्म ईंधन कोयला है, प्राकृतिक गैस है, ये आपके जीवाश्म ईंधन होंगे। फिर पूछा है ओजोन परत का एक लाभ बताओ। आप सबको पता है ओजोन परत क्या करती है? वायुमंडल में होती है। ठीक है, ये क्या करती है? पराबैंगनी विकिरण जो आती है पृथ्वी पर उसको आने से रोकने का काम करती है। ये पराबैंगनी विकिरण क्या होती है? अपने लिए हानिकारक होते हैं, बहुत से जो श्रम रोग वगैरह हो जाते हैं इससे। ठीक है, इस ओजोन परत का ये काम है। ठीक है बच्चों, अब अपन आप जो अभी मैंने 11 तक क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही और क्वेश्चन आते रहेंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ताकि आपको डेली जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको सीधा नोटिफिकेशन पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, ताकि ये क्या आपको बोर्ड एग्जाम तक चलते रहेंगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहेंगे इस चैनल पे। ठीक है बच्चों, ओके। 12वां क्वेश्चन है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को दर्शाता है? तो ठीक है बच्चों, ये आपका चित्र है। फ्लेमिंग का वाम हस्त मीन्स बाएं हाथ का नियम होता है, जिसमें बायां हाथ होता है, जिसमें अंगूठा आपके बल की दिशा को बताता है, और जो अंगूठे के पास वाली अंगुली होती है जिसे तर्जनी कहते हैं, ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, और जो मध्यमा होती है वो विद्युत धारा को बताती है। इसमें क्या होता है? ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। ठीक है, ये होता है फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम। तो इसमें पूछा आपको अंगूठा किसकी दिशा को बताता है? या तो चालक की गति की दिशा को, या चालक पर कितना बल आरोपित हो रहा है उसकी दिशा को और संकेत करता है। ठीक है बच्चों, अपन ने खंड अ कंप्लीट कर दिया। खंड ब को अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से कॉपी में आप नोट्स बनाओ, या फिर डायरेक्ट याद कर सकते हो तो याद करो, ताकि एग्जाम में आपको इसका बहुत फ़ायदा मिल सके। और इस चैनल को और लोगों को भी शेयर करना, ताकि जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनको भी फ़ायदा मिल सके। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।